उन्होंने क्या किया कि रिफ़ंड्स लिए हैं प्रोडक्ट कस्टमर को दे के, और फिर भी वालमार्ट से परचेज़ करने के बाद भी उनको कहते हैं जी हमें नहीं रसीद हुई, उनसे रिफ़ंड लेना और ख़ाली बॉक्सेस भी बेचना। कुछ लोगों ने कबूतर भी बहुत उड़ाए हैं। बहुत सारे ना मंजन सेलर्स बैठे हैं मार्केट में जो लोगों को गलत गाइड करते हैं, बच्चों को ख़ास तौर पे। कुछ लोग होते हैं जो मतलब कि स्किल नहीं सीखते हैं और वो फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्लाइंट्स का हमारा ट्रस्ट ख़राब होता है। सबसे पहला काम ये है कि आप पहले कोई स्किल सीखें। आपने सबसे बड़ा अमेज़ॉन का स्कैम कौन सा देखा? जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं ना, वो हमारा भी काम ख़राब कर जाते हैं। इसलिए बस थोड़ा सा अमेज़ॉन ने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं कि कुछ जो भी मतलब कि कुछ मामला 2 नंबरी के वाले आते हैं तो उनके इशारे हमारी तरफ होते हैं। तो इस वजह से कुछ लोगों का दाव किसी तरीके से लग जाता है, कुछ लोगों का दाव किसी तरीके से लग जाता है। इसी तरीके से उन लोगों ने अपना पैसा और जो काम, पैसा तो बना जाते हैं कुछ लोग, लेकिन वो दूसरों का काम ख़राब कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन वर्क के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो हमारे माइंड में 2 से 3 प्लेटफॉर्म्स आते हैं, फाइवर, अपवर्क और तीसरा अमेज़ॉन। अमेज़ॉन के बारे में बात करने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं मिस्टर जुनैद यूसुफ। सर कैसे हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अरसे से मैं इंटरव्यू करना चाह रहा था, आप फाइनली आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। तो मैं स्टार्ट में जानना चाहूँगा कि आपने अपनी अमेज़ॉन की जर्नी का आगाज़ कब से किया? 2020 से मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया। मतलब 3 साल हो चुके हैं? ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं मुझे। ठीक है। तो उसमें यहाँ से था कि कुछ हम स्टूडेंट्स थे, मतलब कि तो इनकम कोई ऐसी थी नहीं कि हमें पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था नहीं जो हमें दे सके कोई भी इस टाइप की इनकम जो हम सर्वाइव कर सके स्टूडेंट। तो उसमें फिर हम सनी अली को हमने सुनना स्टार्ट किया, मैंने ख़ास तौर पे। तो सनी अली ने जो भी मतलब कि उसने जो हमें उससे इंस्पायरेशन जो मिली कि उसकी जो हम जितनी भी वीडियोस मैंने उससे सुनी ना, तो उससे अमेज़ॉन का इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया। और एक्सट्रीम कॉमर्स का जो उसका प्लेटफॉर्म था ना, तो उनको मैंने फिर ज्वाइन किया। मतलब आप भी उन स्टूडेंट में से थे कि जिन्होंने एक्सट्रीम कॉमर्स का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, जिसमें से मैं भी शामिल हूँ, मगर मैंने अमेज़ॉन के लिए नहीं किया था। उसके अंदर मैं डिजिटल मार्केटिंग और इस तरह की सर्विसेज के लिए मैं उस प्लेटफॉर्म मैंने ज्वाइन किया था। तो इसकी सनी अली के कोर्स के अलावा और भी आई गेस एक प्लेटफॉर्म है जो कि सेम सर्विसेज सेम कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। अब उसका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि आई गेस हमारे भावलपुर में भी चल रहा है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंस्पिरेशन जो आपको मिली है वो सनी अली से ही मिली है? अली से मिली, और जो मज़ीद हमने उनके प्लेटफॉर्म से जो बंदे मुझे मिले वो थे सर सुहेल तारिक, जिनके ज़रिए हमने ये सारा काम सीखा। उनका प्लेटफॉर्म यूज़ किया GC, और वहाँ से हम मतलब कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। पहले तो मतलब कि लोगों को पता होता था और लोग हमें बताते भी तक नहीं थे जो इन लोगों को उस टाइम काम आता था। तो वीडियोस देखी और बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों के चक्कर भी काटे कि भाई सिखा दे, भाई तू सिखा दे, भाई तू सिखा दे। तो उस टाइम पे लोग बताते नहीं थे कोई भी। तो इस सूरत में हमें मेरे सर सुहेल तारिक, जिनका मेरे उस्ताद भी हैं और मैं हमेशा उनकी इज़्ज़त करता रहूँगा, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म से हम तकरीबन जितना भी मैं आज काम कर रहा हूँ तो उन्हीं के प्लेटफॉर्म से सीखा हूँ मैं सारा। तो अमेज़ॉन के अंदर आप कौन से मॉडल पे काम कर रहे हैं? मैं FBA होलसेल। तो FBA होलसेल आपने क्यों चूज़ किया? क्योंकि मैंने जो सुना है कि इसमें PL भी आता है और होलसेल FBA जो आप जिस पे काम करें। तो इसमें हम अगर बात करना चाहें तो अमेज़ॉन FBA होलसेल आपका फेवरेट क्यों है? FBA होलसेल एक ना स्टेबल बिज़नेस है जिसको आप लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हो। ये नहीं है कि जो जैसे लोगों ने ड्रॉप शिपिंग में की और उसमें लोग जितने भी थे मतलब कि वो इलीगल एक्टिविटी में मतलब कि चले गए और अमेज़ॉन को उन पर एक्शन लेना पड़ा। और फिर जब GC मैंने ज्वाइन किया ना सुहेल तारिक साहब को, तो उसमें मैं इसी डिपार्टमेंट में जो बैठा, तो जब मॉडल्स को मैंने समझा बैठ के, तो मुझे FBA होलसेल इसलिए बेटर लगा क्योंकि ये एक स्टेबल बिज़नेस था और इसमें अब आपके लॉन्ग टर्म जाने के चांसेस ज़्यादा है। इसमें चांसेस ज़्यादा इसलिए है कि आप प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ चलते हो। आपके पास ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसकी इनवॉइस होगी ऑथराइज आपके पास, आप इसको इजीली लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हो। दूसरे मॉडल्स में डीएक्टिवेशन का इशू होता है और PL के एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर था, उसमें मैं नहीं जा सका क्योंकि उसको सीखने में और करने में बड़ा टाइम लगता है। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपने FBA होलसेल इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि PL एक मॉडल जो है कॉस्टली ज़्यादा है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप जिस तरह आपने इनिशियल तौर पे आपने FBA होलसेल चूज़ किया था तो आपको वो ज़रा चीप लगा होगा, आप उसमें एक्सपेरिमेंट आसानी से कर सकते हो। मतलब ये कह सकते हैं कि आप उसमें जो आपको इन द एंड लॉस जो आने का जो ख़तरा है वो कम है।
नहीं, बिजनेस में ये नहीं कह सकते कि आप लॉस या प्रॉफिटेबल, लॉस तो सब में आ सकता है बिजनेस में, लेकिन देखो ना मार्केट का तो कोई पता नहीं है, हमने प्रोडक्ट लगाई हुई है, कल उसकी प्राइस डिक्रीज़ हो जाए या इंक्रीज़ हो जाए, इसमें कुछ नहीं पता। लेकिन इसमें यह था कि ये एक लीगल मॉडल है, और जो जैसे लोग डीएस को प्रेफर करते हैं ना, हमने ड्रॉप शिपिंग में जाना है कि जल्दी इनकम कमाने के लिए, तो FBA होलसेल उस लिहाज से अगर आप डीएस में 2 महीने में कमा लेते हो तो FBA होलसेल में 4 महीने में आप कमा लेते हो। लेकिन आपका ये होता है कि यार मेरा स्टेबल बिजनेस है। ड्रॉप शिपिंग में आप जाते हो, वो आपका स्टोर डीएक्टिवेट हो जाता है, 1 महीना कमा लिया आपने, ये आपका एक प्रॉपर एसेट बन जाता है। जैसे आप बिज़नेस करते हो ना, FBA होलसेल में प्रॉपर आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन ली या आपने एक डीलर अकाउंट लिया, ठीक है, उसको आपने एक इन्वेंट्री लेके आप उसको बेच रहे हो। और PL में ये था कि PL में आप मतलब कि उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है क्लाइंट्स को, ठीक है, और होलसेल में इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, उसमें काम चल जाता है। लेकिन PL में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए भी मतलब कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अमेज़ॉन FBA होलसेल की भी हमने बात कर ली है, PL की भी हमने थोड़ा सा बात कर ली है, तो अमेज़ॉन के अंदर एक मॉडल है ड्रॉप शिपिंग, तो आपकी नज़र में पाकिस्तान में उसके बैन होने के क्या वजूहत हैं, वो क्यों ऐसे बैन हुआ? असल में हमारे यहाँ पे शाहकार बहुत ज़्यादा बैठे हैं, जिनके अंदर है कि मतलब कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, ठीक है, तो ना खेडन के ना खेडन देंगे। तो उनके सीन ये था कि भाई उन्होंने क्या किया कि रिफ़ंड्स लिए हैं प्रोडक्ट कस्टमर को दे के, और फिर भी वालमार्ट से परचेज़ करने के बाद भी उनको कहते हैं जी हमें नहीं रसी हुई, उनसे रिफ़ंड लेना और खाली बॉक्सेस भी बेचना। कुछ लोगों ने कबूतर भी बहुत उड़ाए हैं। मैंने सुना था कि इसके अंदर जो सबसे फेमस ट्रिक है वो कबूतर ट्रिक है, और लोगों ने उससे मिलियंस डॉलर्स जो है वो कमाए हैं। आई गेस इसमें अब आप बेटर जानते होंगे, मुझे इसका आइडिया नहीं है। उस टाइम पे ना कबूतर टेक्निक ये थी कि लोग ना सेल्स उठा लेते थे, और अमेज़ॉन ना आपको डिलीवर करने से पहले 7 डेज़ में या 14 डेज़ में ना पे आउट दे देता था हाफ अमाउंट का, और वो हाफ अमाउंट उठाते थे और उसके बाद स्टोर डीएक्टिवेट, और ना वो कस्टमर को प्रोडक्ट भेजते थे। कुछ लोग भेज भी देते थे तो खाली बॉक्स भेज देते थे। इस तरीके से उन लोगों ने कबूतर उड़ाए हैं। आपके लिए जो इस टाइम जो मैं समझा हूँ आपकी बातों से कि आप कह रहे हैं कि अमेज़ॉन FBA होलसेल मॉडल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो yes. मुझे थोड़ा सा ये गाइड करें कि किसने अगर अमेज़ॉन के अंदर एंटर होना है तो उसके लिए इनिशियल तौर पे आप क्या डिसाइड करेंगे, कौन सा मॉडल पे काम करना चाहिए और कौन सा मॉडल ज़्यादा बेटर है, और लर्निंग किस उसमें ईजी है? देखो, सबसे पहले ना बहुत सारे ना मंजन सेलर्स बैठे हैं मार्केट में जो लोगों को गलत गाइड करते हैं, बच्चों को ख़ास तौर पे, और उनसे पैसे बटोरते हैं और उनको काम भी सही से नहीं सिखाते, ठीक है। अगर लर्निंग आपको सही तरीके से करनी है तो कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म आप देखो, उसको वेरीफाई करो, जो काम कर रहे हैं लोग उनके साथ जाके सीखें काम, और फिर FBA होलसेल तक अगर आपने करना है तो इसको एटलीस्ट जो नया बंदा होता है ना वो कम से कम 6 महीने दे इसको, उसके बाद वो इसमें कुछ मतलब कि अर्निंग कर सकता है। कुछ आप जो आजकल के जो हमारे लड़के हैं वो चाहते हैं जी बस शॉर्टकट हो, और विदिन 2 मंथ्स हम ना डॉलर्स कमाने लग जाएं, जैसे वो मंजन सेलर्स ख्वाब दिखाते हैं जी बस आप $1000 कमाना शुरू हो जाओगे विदिन 2 मंथ्स, और ये वो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आज मैं जब किसी स्टोर पे FBA मॉडल पे काम करना चाह रहा हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लेके चलें, तो मुझे अपनी प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है वो कैसे करनी पड़ेगी FBA होलसेल मॉडल के लिए? प्रोडक्ट सोर्सिंग यही होती है कि ना हमारे में सबसे पहले ये कि हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करते हैं। जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, हम उनसे जाके अप्रूवल्स लेते हैं और फिर उनकी प्रोडक्ट सेल करते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पहले प्रोडक्ट उठा लेते हैं फिर उसका सोर्स ढूंढते हैं, लेकिन हम जो FBA होलसेल वाले हैं वो मोस्टली ऐसे ही करते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले ढूंढते हैं, फाइंड करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको जो हमें पता चल जाता है कि ये ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर हम उससे अप्रूवल का मतलब कि अप्रूवल लेते हैं और फिर उसकी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो आपको ये कैसे पता लगता है कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट जो है इस प्राइस पे नीच पे परचेज़ कर ली है तो अब मैं सेल करूँगा, या फिर मेरे सेल करने से पहले इसकी प्राइस डाउन हो जाएगी, तो वो लॉस में कंसीडर होगा? नहीं, ये ऐसे होता है कि जब हम अपनी पूरी प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं ना, मतलब कि जब हम उसको पूरा एनालाइज करते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री देखते हैं कि यार क्या हिस्ट्री है इस प्रोडक्ट की, 90 डेज़ में, 1 साल में इसके साथ क्या सिनेरियो चलते रहे हैं, उसके बाद हम जाके प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। और फिर भी अगर मार्केट है चलता है, प्राइस नीचे भी होती है ऊपर भी जाती है, लेकिन लॉस के चांस कम होते हैं अगर हम उसको प्रॉपर एनालाइज करके ऑर्डर करें तो इस केस में अगर प्रोडक्ट जो है वेयर हाउस में जाने से पहले अगर ब्रेक हो जाती है तो वो भी हमारे जिसकी जो ऑनर होगा उसको लॉस होगा या फिर नहीं, अगर हमारे पास प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में डैमेज होती है तो उसका ज़िम्मेदार अमेज़ॉन होता है, उससे हम विद प्रॉफिट रिएम्बर्समेंट लेते हैं।
अगर हमारे प्रेप वेयर हाउस में आने तक जो होती है डैमेज हो गई तो उसका ब्रांड जिम्मेदार होता है, हम डिस्ट्रीब्यूटर से वो लेते हैं। तो इस केस में अगर फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट अगर $100 की परचेज़ की है और मैं उसको $300 की लिस्टिंग में लगा देता हूँ, हालांकि उसकी ओरिजिनल प्राइस कम है, तो अगर अमेज़ॉन से ब्रेक होगी तो अमेज़ॉन 300 में रिटर्न करेगा वापस? जी, जो उस टाइम पे आपकी बाय बॉक्स की प्राइस चल रही होगी ना, वो उसके हिसाब से आपको रिइंबर्समेंट देगा। बाय बॉक्स आप अगर इजी वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहें तो? बाय बॉक्स वो होता है कि जब एक प्रोडक्ट आप परचेज़ करने जाते हो, उसकी जो प्राइस होती है उसका एक बाय बॉक्स होता है जिस पे एक नाम आ रहा होता है कि ये सोल्ड बाय, ठीक है, और जो बंदा बेच रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे जो नाम होता है ना उस टाइम पे बाय बॉक्स, बेसिकली बाय बॉक्स वो चीज़ है कि आप इसके अंदर ना जो जितने भी लोग सेल कर रहे हुए होते हैं ना, एक तो वो होते हैं, और जो बाय बॉक्स आ रहा होता है जहाँ पे आप ऐड टू कार्ड करते हो, जिस बंदे के पास वो होगा ना सेल उसके पास जाती है, ठीक है। जो करंटली बाय बॉक्स जिसके पास होगा वो उस जो सेल उठाएगा, मतलब कि वो वाली जो प्राइस होगी ना उसके हिसाब से अमेज़ॉन आपको रिइंबर्समेंट देगा, करंटली प्राइस के हिसाब से। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अमेज़ॉन से अगर प्रोडक्ट ब्रेक हो भी जाते तो फिर भी हमें प्रॉफिट है, हम लोग लॉस में नहीं हैं। जी, ये लेकिन ये होना चाहिए कि आपको तसल्ली होनी चाहिए कि आपने सही भेजी थी। अगर आपने सही ना भेजी और मतलब कि आपने गलत प्रोडक्ट भेजी हो और वो आप अमेज़ॉन से क्लेम करें तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर हम बात करें कि अमेज़ॉन और फ्रीलांसिंग में डिफरेंस क्या है, और हम लोग अमेज़ॉन की सर्विसेज अगर फ्रीलांस पे सेल करना चाहें तो आप एक न्यू पर्सनस को जो न्यू इस मार्केट में एंटर होना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कौन सी सर्विसेज रिकमेंड करेंगे, उनको क्या सेल करना चाहिए? तो बेसिकली ना सबसे पहले तो आप स्किल्स सीखें। कुछ लोग होते हैं जो मतलब कि स्किल नहीं सीखते हैं और वो फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्लाइंट्स का हमारा ट्रस्ट ख़राब होता है। सबसे पहला काम ये है कि आप पहले कोई स्किल सीखें, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग पे आए। फ्रीलांसिंग जाहिर सी बात है कि जब आप अमेज़ॉन में काम कर रहे हैं या आपके पास कोई स्किल है तो आप उसको फ्रीलांसिंग के ज़रिए ही अवेल कर सकते हैं। आप कोई भी जो प्लेटफॉर्म है, फाइवर, अपवर्क या और भी बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म, वहाँ से आप उसको कर सकते हो। आप अपने स्किल्स को, जाहिर सी बात है, वहीं से जाके आप अपना काम भी पकड़ोगे और वहीं से आपको सारी तो इसके अंदर जैसे हम बात कर रहे थे कि आप एक प्रोडक्ट जो है लिस्टिंग है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, मतलब एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा आजकल जो एक सबसे ज़्यादा फेमस जो स्टूडेंट्स के अंदर एक चीज़ स्किल फेमस हुई है वो है अमेज़ॉन VA। तो अमेज़ॉन VA तक इस चैप्टर को हासिल करने तक, यहाँ तक पहुँचने तक कितने साल लग सकते हैं? यार इसमें ना बेसिकली तो ये जैसे मैंने अभी कहा ना कि 6 महीने तो इंसान को, एक जो बंदा है FBA होलसेल सीखने के लिए जाता है तो उसको लग जाते हैं इतने, और ज़्यादा नहीं तो 4 महीने तो आप लगा लो, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जाके फाइवर या किसी भी जगह पे, किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपनी ID बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, उसको भी टाइम लगता है, ठीक है, उसको बिल्ड करने में, और सारी चीज़ें 6-7 महीने लग जाते हैं। कि अगर आप कहोगे मुझे अर्निंग स्टार्ट करनी है तो 6-7 महीने तो है ना आपको। आप उसको पहले स्किल्स को अपने सही तरीके से सीखो, एक प्रैक्टिकली वर्क करो, उसके बाद आप फाइवर पे या अपवर्क पे कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ। आपके नॉलेज में आपको 4 साल हो गए काम करते हुए, तो आपकी क्या राय है कि अमेज़ॉन ने फुली एक्सेस पाकिस्तान में अकाउंट क्रिएशन के अलाउ क्यों नहीं की? हम लोग ना 2 नंबरी ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने किया, सब लोग नहीं करते, जिसकी वजह से हम लोगों को भी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं ना वो हमारा भी काम ख़राब कर जाते हैं। इसलिए बस थोड़ा सा अमेज़ॉन ने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं कि कुछ जो भी मतलब कि कुछ मामला 2 नंबरी वाले आते हैं तो उनके इशारे हमारी तरफ होते हैं, तो इस वजह से। तो अमेज़ॉन और कार्डिंग का बहुत आपस में गहरा ताल्लुक़ है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सारा प्रोसीजर किस तरह वर्क करता है? देखें, इसी वजह से जो अभी आपने इससे पहले पूछा ना कि अमेज़ॉन ने हमारे पास जो जितने भी उसके वो है वो कम दिए हैं हमें, मतलब कि इसको में सीन ये है कि जब क्लाइंट हम पे ट्रस्ट करता है, जब क्लाइंट आता है हमारे पास काम के लिए तो अपना कार्ड देता है हमें कि आप जाएं से परचेज, गोरा फुल ट्रस्ट करता है आप पे। परचेजिंग से मुराद ये कि उसमें टूल्स जो हो जाते हैं, जंगल स्काउट वगैरह, ये वो इस तरह के टूल्स ये भी जस्ट जो प्रोडक्ट परचेज करनी है, हमने ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज करनी है, उनको हम देते हैं उसका कार्ड, ठीक है, वो कार्ड अटैच होता है, उससे पेमेंट होती है, उसकी डिटेल्स हमारे पास भी आ जाती हैं, और फिर कुछ लोग उस कार्ड का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। मतलब ये कि अमेज़ॉन से हट के परचेजिंग करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, अगर करते भी हैं उसी जिस जहाँ पे कार्ड अटैच्ड है वहीं से भी करते हैं तो वो
इन्वेंट्री अपने स्टोर पे कर ली और या इधर उधर कहीं कर दी, या कार्डिंग किसी और तरीके से उन्होंने यूज़ कर ली। तो इसमें कुछ ऐसा भी सीन हो सकता है कि हम लोग जो इन्वेंट्री अपनी परचेज़ करते हैं ओरिजिनल अमाउंट के अलावा, अगर किसी के पास कार्ड्स हैं तो फॉर एग्जांपल ओरिजिनल अमाउंट की 10,000 12,000 डॉलर है, हम वो 3-4 हज़ार डॉलर में किसी से परचेज़ कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पर्सन हमें परचेज़ फुल अमाउंट करके देता है, मतलब वो एक चोरी का पैसा जो है उसको वाइट कर रहा है। मोस्टली लोग ऐसे भी करते हैं, कोई ऑफ पे सेल कर देते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। कुछ लोगों का दाव किसी तरीके से लग जाता है, कुछ लोगों का दाव किसी तरीके से लग जाता है। इसी तरीके से उन लोगों ने अपना पैसा और जो काम, पैसा तो बना जाते हैं कुछ लोग, लेकिन वो दूसरों का काम ख़राब कर जाते हैं। आपकी इस 4 साल जर्नी के अंदर आपने सबसे बड़ा अमेज़ॉन का स्कैम कौन सा देखा है? मोस्टली ड्रॉप शिपिंग वालों के स्कैम देखे हैं और वही ज़्यादा करके गए हैं, क्योंकि उसमें जो भी था मामला, कार्डिंग ज़्यादा वहीं से स्टार्ट हुई है तकरीबन, कि वॉलमार्ट से उन्होंने वो लेना, क्या कहते हैं, रिफ़ंड ले लेने हैं। और भी बहुत सारे सीन सुने हमने कि पूरी आईडीज़ जितनी भी परचेज़ की हुई थी उन लोगों ने वो रिफ़ंड कर लिया उनसे। इस टाइप के स्कैम्स देखे हैं हमने। ये कोई वो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा स्कैम देखा हो, लेकिन देखे हैं और मोस्टली देखे हैं कि यही देखे हैं कि उन लोगों ने ऐसे ही सब कुछ किया है। अच्छा, इसके अलावा आपने और कौन सा स्कैम जो है आपने अपनी लाइफ के अंदर देखा है? फिर कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ लोग बिना, जो न्यू लोग होते हैं ना, वो जल्दी ऑर्डर्स के चक्कर में ना कि भाई हमने क्लाइंट को ऑर्डर देना है FP का और ये वो ना बिना वेबसाइट को वेरीफाई के ऑर्डर करवा जाते हैं, ठीक है। कुछ वेबसाइट ऐसी भी बनी हुई होती हैं कि जिनको सिर्फ मतलब कि कुछ दिनों पहले बनी है, या वो उनकी जो भी वो ऑथेंटिसिटी होती है वो कम होती है, और वहाँ से जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहाँ से हमें कुछ नहीं मिलता, पैसे चले जाते हैं हमारे। मतलब ये कि जब आप सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो लोग जल्दबाजी में ऐसा प्रोडक्ट देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नज़र आ रहा होता है। वो लोग लगाते ही ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्होंने स्कैम करना होता है। वो जो आप टूल्स यूज़ करते हैं उसको स्कैन करने के लिए, वहाँ पे उसको कोई डाटा वेरीफाई नहीं होता। हम ये करते हैं कि हम प्रोडक्ट तो उन्होंने ऑथेंटिक ही लगाई हुई होती है ना, लेकिन हम कुछ है वेबसाइट्स को चेक करने की, जैसे स्कैम एडवाइज़र वगैरह, इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ से हम जाके ना वेबसाइट को वेरीफाई करते हैं, और ब्रांड को भी हम जाके वेरीफाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को, या जो ब्रांड जिन ब्रांड्स की वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हम उनको कॉल करके पूछते हैं कि क्या ये बंदा आपका ऑथराइज़ है। तो इस टाइप की चीज़ें करनी पड़ती हैं हमें कि प्रॉपर वेबसाइट को वेरीफाई करने के लिए फिर हम काम करते हैं उनके साथ। अच्छा, इसमें आजकल एक और ज़्यादा इशू चल रहा है कि अकाउंट की हेल्थ जो है वो डाउन होती है, उस रीज़न की वजह से आपको प्रोडक्ट्स की जो है वो लिस्टिंग अलाउड नहीं होती। तो इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए पाकिस्तान में रह के? असल में कुछ प्रोडक्ट्स की जिसकी वजह से हेल्थ डाउन हो जाती है ना, वो ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो लोग बिना वेरीफाई के, मतलब कि उसके अप्रूवल के चला रहे हुए होते हैं। जैसे आर्बिट्राज लोग जिन्होंने किया है कि वो अप्रूवल नहीं लेते हैं, वो कहीं से भी मिल रही है उठा के उन्होंने लगा दी है, ठीक है। जब ब्रांड स्ट्राइक करता है ना कि भाई ये तो मेरा ऑथराइज बंदा ही नहीं है, तो ये प्रोडक्ट कैसे सेल कर रहा है, तो अमेज़ॉन फिर उससे वेरिफिकेशन मांग लेता है कि वेरिफिकेशन दो, आपने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लिए। जब हमसे वो इनवाइस मांगता है या ऑथराइजेशन लेटर मांगता है, जब हम नहीं प्रोवाइड कर पाते तो फिर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, या स्टोर डीएक्टिवेट कर देता है। हेल्थ भी नीचे आ जाती है, पहले हेल्थ नीचे आती है, एट रिस्क पे आता है स्टोर, उसके बाद स्टोर डीएक्टिवेट हो जाता है। तो बेसिकली मेन चीज़ यही है कि आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जब तक काम नहीं करोगे ना, आपको इन चीज़ों का सामना करते रहना पड़ेगा। तो जब आप लिस्टिंग के लिए आप लिस्टिंग कर लेते हो या फिर आप प्रोडक्ट की जो है अप्रूवल ले रहे होते हो, तो कुछ अर्से पहले ये हुआ था कि लोग अपनी वेबसाइट बना लेते थे और लोगों को जहाँ से वो अप्रूवल लेते थे उनको ये कहते थे कि हमने इस वेबसाइट पे लिस्ट करना है। तो क्या इस रीज़न की वजह से भी लोगों के स्टोर डीएक्टिवेट हुए हैं? बिल्कुल, ये तो हमने भी किया है, ठीक है। कि हमारा साथ होता है, डॉक्यूमेंट्स जब भी बनाते हैं हम होल सेल के, तो हम क्लाइंट को कहते हैं कि वेबसाइट भी साथ होनी चाहिए। और जब हम वेबसाइट पे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हम ऐसे करते थे कि यार हम अमेज़ॉन पे नहीं सेल करेंगे, मैंने वेबसाइट के लिए अप्रूवल दे दो, अलाउ भी वेबसाइट पे करते थे, तो हमने काफ़ी सेल किया ऐसा। लेकिन अभी कुछ 2023 में आके तो अमेज़ॉन ने जो पलटी मारी है एकदम से, क्योंकि हमारे पास इनवाइस जेन्युइन होती थी, ठीक है, और ऑथराइज इनवाइस है, हर चीज़, डिस्ट्रीब्यूटर भी ऑथराइज है, लेकिन सिर्फ एक उसकी वजह से कि वेबसाइट और अमेज़ॉन का जो फ़र्क आ गया, उसकी वजह से काफ़ी सारे स्टोर वो उड़ा देता है। एक थोड़ा सा फ़नी क्वेश्चन हो जाएगा कि अमेज़ॉन FBA मॉडल में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली क्या चीज़ है? यार डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अगर हम हाउस एंड अप्लायंस की बात करें, जो कि बहुत बड़ी एक कैटेगरी है अमेज़ॉन पे सेल होने के लिए, ये भी एक अच्छी कैटेगरी है। आप टूल्स की कैटेगरी को देखो तो वो भी बहुत ज़्यादा सेल होती है। और कार के ये जो पार्ट्स होते हैं, जितने भी हैं, ऑटो पार्ट्स वगैरह, ब्यूटी की प्रोडक्ट्स है, तो ये 3-4 कैटेगरीज, टॉयज़ एंड गेम्स है, बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। आपने 3 से 4 साल के अंदर कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल किए हैं? तकरीबन सारे सेल किए हैं,
तकरीबन जो भी हमें प्रॉफिटेबल मिलता है हम लगा देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा हमने अच्छा काम किया है। ये कोई कैटेगरी जो अगर हम काम कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि यार सिर्फ हम इसी कैटेगरी को फोकस करेंगे। हम सब कैटेगरी को देख रहे होते हैं जितने भी हमारे माइंड में होती हैं, और जिसका भी अच्छा अप्रूवल हमें मिलता है हम ले लेते हैं। तो इन दी एंड अगर आप कोई एक मैसेज देना चाहें न्यूबीज़ जो इस करियर के अंदर एंटर होना चाह रहे हैं, या फिर लोग अपना करियर बना रहे हैं, या फिर कुछ लोग अपनी Amazon FBA की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका एक शॉर्ट सा मैसेज क्या होगा? यार सबसे पहले तो स्कैमर से बचें। कुछ लोग आते हैं और ना वालिदैन बच्चों को बिठा जाते हैं सिर्फ इसी चक्कर में कि यार ये कुछ सीख जाएंगे, और वो जो लोग मंजन सेलर्स बैठे हैं बच्चों से 50-50 हज़ार ले लेते हैं और उनको काम भी सिखा के कोई प्लेटफॉर्म भी मुहैया नहीं करते, ठीक है ना। उनको प्रॉपर सिखाते हैं कि करना किस तरीके से, क्योंकि उन लोगों ने खुद नहीं किया हुआ होता। वो सिर्फ वीडियोस देख के खुद बैठे हुए होते हैं और वो वीडियोस दिखा के उनको सिखा देते हैं। ऐसे बहुत सारे इदारे हैं आप जैसे कि मतलब कि जो अच्छा ऑथेंटिक सिखा रहे हैं, ठीक है, और हम भी उसी एक इदारे से मुंसलिक हैं जो अच्छा काम सिखा रहा है कि लोग सिखाते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं सिखाते। उसके बाद सबसे बड़ा उनका मसला ये है कि अच्छा चलो सिखा दिया, अब बच्चा क्या करे आगे, क्योंकि आगे उसको हमने दिखाना होता है कि भाई इसको काम कैसे मिलेगा। वो फिर से बैठा है कि मैं कहाँ काम ढूंढूंगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो जब आप उसको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हो कि आप सीखें काम, ठीक है, फिर उसको आप काम भी देते हैं, या मतलब कि उसको एक प्रॉपर सेटअप तो बना के देना है, एटलीस्ट एक फ्रीलांसिंग का वो भी बना के दें उसको, ताकि वो काम कर सके प्रॉपर। तो ये है। और दूसरा जनरेशन के लिए ये है कि जो भी न्यू आ रहे हैं कि शॉर्टकट ना ढूंढें भाई, शॉर्टकट ना, ये जो शॉर्टकट के चक्कर में लोग आते हैं ना बहुत सारे लॉसेस कर जाते हैं, और मोस्टली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनका इस्तेमाल कर जाते हैं, ठीक है। और इस चक्कर में फिर ये जो अमेज़ॉन का नाम ख़राब हुआ है, लोग कहते हैं जी यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। बहुत कुछ मिलता है और हमने अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा काम किया है। तो लोग क्या करते हैं इसमें, लोग यहाँ पे आके ना इसका नाम ख़राब करते हैं, लेकिन वो बेसिकली खुद रॉन्ग वे पे होते हैं और वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हुए होते हैं जहाँ से दूसरों को भी ख़राब करते हैं, ख़ुद भी ख़राब होते हैं। सो थैंक यू सो मच मिस्टर जुनैद, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज के लिए इतना ही। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।